डॉक्टर रामचेत चौधरी एवं नौशीन ने बढ़ाया गोरखपुर का मान सम्मान। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नशीन व सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद अदनान फरूक शाह मियां साहब ने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली नौशीन एवं काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध तथा पद्मश्री प्राप्त एवं विश्व के अनेक देशों में कार्य कर चुके डॉक्टर रामचेत चौधरी को मियां साहब ने अपने आवास पर अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मियां साहब ने कहा कि नौशीन व डॉक्टर रामचेत चौधरी ने गोरखपुर का मान सम्मान बढ़ाया है। हमें गर्व है। मियां साहब ने कहा कि युवाओं को नौशीन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नौशीन ने कहा कि निरंतर कोशिश करते रहे तो जरूर न जरूर सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण करने पर भी जोर दिया। मियां साहब ने कहा कि डॉक्टर रामचेत चौधरी से मिलकर यह एहसास होता है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। यकीनन लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर रामचेत चौधरी एवं नौशीन ने मियां साहब के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान मियां साहब के प्रतिनिधि मंजूर आलम, इमामबाड़ा मुतवालियान कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद, महासचिव हाजी सोहराब खान, युवा कवि एवं शायर मिन्नत गोरखपुरी, शकील शाही, डॉक्टर सुधाकर पांडे, डॉक्टर वसीम इकबाल, प्रमोद चोखानी, सिराज अहमद खान, उस्मान, मोहम्मद फजल खान, मिनहाज सिद्दीकी, इमरान खान, कैश अख्तर, हकीकुल्लाह एवं अब्दुल कयूम रहे उपस्थित। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए सैयद अदनान फारूक मियां साहब एवं पद्माश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी व नौशीन एवं पिताश्री कयूम ने बताया कि मेरे डॉक्टर साहब का हेल्प कीजिए। ये सब इधर 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 सर 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 और माहौल देना बड़ी बात है। आज ये सम्मान का कार्यक्रम किया गया क्या? देखिए, आज नौशीन हमारे शहर की बेटी है और इसने 9th रैंक हासिल किया है IAS पे। बहुत ये सम्मान की बात है और शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे ही हमारे डॉक्टर चौधरी साहब हैं जिनके लिए जिनकी तारीफ मैं क्या कहूँ इनके बारे में। आप की जो स्टोरी है वो बहुत जो है, और मैं खुद इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे हाथों इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि आज डॉक्टर साहब ऐसे शख्स की जो दुनिया के मतलब कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये रहे नहीं है, जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इन्होंने शहर का, आप दोनों लोगों ने, नौशीन ने और डॉक्टर साहब ने, इस शहर का मान बढ़ाया है। मैं उसका ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है। सर, गोरखपुर की बच्ची नाम की है और बच्चों को आप क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको नौशीन से और डॉक्टर साहब से सीखना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके आज ये पद हासिल किया है। और सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिंदगी में। पढ़ें, लिखें और तरक्की करें, आगे बढ़ें। क्या कहेंगे? बड़ा खुशी का मौका है और खुशी इतनी कि सीलिंग तक उछलने का जी कहता है।
तो और क्या बोलेंगे। तो जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आगे होना है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें जो पद्मश्री का सम्मान मिला, तो कभी सम्मान के लिए काम नहीं किया कि हमको पद्मश्री मिलना है इसीलिए काम करो, ठीक है। काम किया गया कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है, कौन सी चीज यहाँ खराब हो रही है और उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो हम अगर बड़ी विशिष्ट बात करें तो काला नमक धान इस इलाके का 3000 सालों का इतिहास है। इसी इलाके में होता था, लेकिन ये खत्म हो रहा था। 50,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी भगवान बुद्ध के समय से, लेकिन जब से नई नई प्रजातियां आई बोने वाली, तो ये खत्म होने लग गया और ऐसा लगा कि विलुप्त हो जाएगा। बाजार में अगर आप 1 किलो भी चावल ढूंढो तो नहीं मिलता था काला नमक का। कारण कोई भी बेचने के लिए नहीं उगाता था, खाने के लिए उगाता था। जो लोग शौकीन थे कि काला नमक के अलावा दूसरा चावल उनको पसंद नहीं आता था, वही अपने खाने के लिए उगाते थे। कब तक वो उनका शौक रहता, तभी तक काला नमक था, नहीं तो खत्म हो जाता था। इस टाइम में हम संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवानिवृत्त होकर लौटे, बल्कि हम तो सेवानिवृत्त भी अपने आप को नहीं कहते, हमें कहते हैं आजाद हो गए। आपको सेवानिवृत्त कहने से चिड़ क्यों, क्या कारण है? जी नहीं, जैसे रिटायरमेंट का जो शब्द है ना कि ठीक है 62 साल में आपको रिटायर होना है, कहीं 65 साल में रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट शब्द इतना तगड़ा होता है कि आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर असर डालता है। एक सिंड्रोम बन जाता है कि आपको हम क्या करना है, अब तो हमारा पैर कब्र में लटका हुआ है, बस इतनी देर है। लेकिन हमारे दिमाग में कभी रिटायरमेंट शब्द नहीं आया। और अभी हम कहने का मतलब कि आप आज सारे बुजुर्गों को कहना चाहते हैं कि बुजुर्गों को ही नहीं, हम जवानों को कहना चाहते हैं जो कि रिटायर शब्द जो है मत नहीं। और अभी हम 82 के हैं, लोग हमारी उम्र पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं 25 प्लस का हूँ, क्योंकि एनर्जी अभी 25 वाले की है। अभी 12 घंटे काम करता हूँ, 12 घंटे। डॉक्टर साहब, ये पद्मश्री किसको डेडिकेट करते हैं? पद्मश्री हम तो यहाँ के किसान, काला नमक के जो मुरीद हैं उनको हम डेडिकेट करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया कि जो 2000 हेक्टेयर की इसकी खेती सिमट गई थी, वो अब 80,000 हेक्टेयर में आ गई है। कहीं आपने सुना नहीं होगा कि 10 साल में 40 गुना किसी एक फसल का रकबा बढ़ जाए। तो हम तो उन्हीं को मुरीद करते हैं और हमें भी बोलते हैं, हम तो हर एक को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं किसान को क्योंकि उगाता है, धन्यवाद देते हैं हम खाने वालों को क्योंकि खाता नहीं खाएगा तो किसान क्यों उगाएगा। धन्यवाद देते हैं हम व्यापारियों को। आजकल एक्सपोर्ट हम करवा रहे हैं, सिंगापुर जा रहा, दुबई जा रहा, जर्मनी जा रहा है, नेपाल हमारे पड़ोसी देश से 100 क्विंटल भिजवाया हमने। तो हम उनको भी जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसकी तारीफ की। और धन्यवाद हम मीडिया को देना चाहेंगे, नहीं कि आप हमारे सामने, इसलिए हम कह रहे हैं मीडिया को, इसलिए कि हमारे रिसर्च हमारे पास ही रह जाते अगर मीडिया ने उसको फैलाया नहीं होता। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी भी किस्म की मीडिया हो, जिन्होंने हमारे काम को जनमानस तक पहुंचाया। यहाँ नहीं, राष्ट्रपति महोदया तक भी पहुंचा, मुझे पद्मश्री मिला, अन्यथा हमारे काम हमारे पास ही पड़े रह जाते। हम तो मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं, सबको हम डेडिकेट करते हैं। ये पद्मश्री का जो सम्मान हमें अभी 22 अप्रैल 2024 को मिला है। आज जो यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरी खुशी का बयान नहीं मैं कर पा रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है। इतने प्रोमिनेंट जो लोग हैं इस सिटी के, जिन्होंने काम किया है, देश के लिए काम किया है, पद्मश्री से सम्मानित लोग के बीच में आज मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको 9th रैंक का पता चला कि आप यूपीएससी में 9th रैंक आई है, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी और आपने क्या सोचा था कि आप 9th रैंक अंडर 10 आएंगे? उस टाइम तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी मैं ये आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे उस टाइम का सोच करके। तो वो तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी 9th रैंक आई है। और बात की मैंने ये किया था कि नहीं, सोचा था कि नहीं, टॉप 10 में कोई नहीं सोच सकता है। वो ये सोचता है बस कि कहीं लिस्ट में नाम आ जाए। टॉप 10 तो मिलना एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी मेरे लिए एक। आपकी शुरुआती स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मेरी शुरुआती स्कूलिंग पूरी रामपुर स्कूल गोरखपुर से हुई है।
तो क्या अपने शिक्षक और माँ बाप को भी ये श्रेय देना चाहिए? जी, सबसे पहला श्रेय तो पेरेंट्स और जितने टीचर्स जिन्होंने मुझे हमेशा से एक अच्छी पर्सनालिटी मेरी एक डेवलप करने में हेल्प की, उनको जाता है। आपने जामिया से तैयारी की जी। और शायद ये 4th अटेम्प्ट आपका जी, था जी, जिसमें जी। आप सक्सेस हुए। जी, पहला 3 अटेम्प्ट जहाँ पर नाकामयाब हो, जी। तो क्या ये फीलिंग नहीं आई कि हम नए अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और नहीं पास आउट हुआ तो उसको छोड़ दिया जाए, दूसरे फील्ड में जाए? जी, जब मैंने ये 4th अटेम्प्ट अपना शुरू ही किया था और मैंने जिस तरीके से तैयारी की इस अटेम्प्ट में, तो मुझे ये लग गया था कि मैंने अभी तक 100% अपना नहीं दिया है पहले 3 अटेम्प्ट्स में। तो कभी ये नहीं लगा कि मेरा 100% दे करके भी नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट में मैं ये अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें मैं अपना 100% दूंगी और फिर नहीं होता तो मैं अपना प्लान बी जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम से उस पर काम करती। तो एक बार ये आया दिमाग में कि मूव ऑन कर सकते हैं? जी, ये इस अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा था अगर मेरा नहीं होता तो मैंने सोचा था कि मैं स्टेट पीसीएस पे शिफ्ट कर जाऊंगी। क्या इस फर्स्ट स्टेट वाले अटेम्प्ट को जब मायूसी आई तो क्या माता पिता ने कुछ या शिक्षक ने आपको राय दी? जी, जब सेकंड मेंस के बाद और जब थर्ड प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो उस टाइम पे जो मैं जामिया आसिया में थी वहाँ पे जो लोग थे और जो पेरेंट्स मैं उनको जब भी कॉल करती थी, जब भी घर पे आती थी तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मेरे पे क्वेश्चन नहीं किया कि तुमसे नहीं हो रहा है या फिर तुम नहीं कर पाओगे, तुम चेंज कर लो अपना प्लान, पोस्ट ग्रेजुएशन में देख लो। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल पूरा 100% सपोर्ट रहा है सबका। आज के जो नवयुवक हैं जो जी। तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास करना कि हम ये कर सकते हैं। तो ये चीज अगर जब आ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है आगे का रास्ता। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि किसी भी जो टॉपर्स हो जाते हैं वो कुछ चीजें उनकी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसके हिसाब से चीजें करनी है। एक सवाल और जी। आपको कई लोग कह रहे हैं कि हम उसे ट्यूशन लेंगे, जी। ग्रुप मिलेगा बच्चों को? जी। कई जगह हम लोग गए तो पता चला कि हम नौशीन जी से सीखना चाहते हैं, उनके पिता से संपर्क किए लेकिन फोन नहीं उठा रहे, क्या है? ऐसा नहीं, हम लोग भी जब से हुआ रिजल्ट तब से बहुत सारे लोग का फोन आया, बहुत सारे लोग मेरे घर मिलने भी आए और उनको मेरे पापा, मेरे मम्मी, इन सबसे मिले हम लोग और जितना हो सकता था गाइड भी किया। और उसके साथ साथ मैं YouTube पे भी अपने कुछ वीडियोस बना रही हूँ जिनके थ्रू मैं अपना मैसेज दे सकूँ। अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी सब बच्चों को हेल्प कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है उन लोग के लिए। उसका नाम बताइए ताकि जान सके। जी, YouTube चैनल्स ज्यादातर कोचिंग्स के ही हैं, तो उन पे ही मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल खुद का है, उसका नाम है नौशीन करके, मतलब रैंक 9 करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। शुरू कीजिए। सर, ये राइट नाइट लाने का बच्चे फंसे हैं, कितना मेहनत आपका सफल रहा और क्या कहना चाहेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली से? भाई मेहनत तो सबसे बड़ी बात है कि एक बार डिसाइड करना कि भाई इस फील्ड में जाना है, सिविल सर्विस में ही जाना है, तो वो तो बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि पीसीएम ग्रुप से थी, यहाँ रैंपस से पढ़ रही थी, इंटरमीडिएट किया और उसके बाद हम लोगों ने चेंज किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। खुद इसका इंटरेस्ट भी था, इन्होंने इंजीनियरिंग के कोई कंपटीशन नहीं दिए, सीधे कहा कि भाई हम तो ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेंगे। तो उस वक्त ही मतलब इन्होंने मूड बनाया था कि भाई हमको सिविल सर्विसेज में जाना है। सर, आप कहाँ पे जॉब करते हैं? जी, मैं आकाशवाणी में हूँ। किस पद पे? जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर? जी, इंजीनियरिंग। हमने ये सुना है कि जब से नौशीन 9th रैंक आई है, आपका ये कहना है मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कम और नौशीन का पीए ज्यादा हो। नहीं, एक्चुअल में जब नहीं हुआ था इसका, तो इसी साल मेरा रिटायरमेंट है, तो हम कहते हैं कि भाई देखो मेरा कुछ हो ना हो, प्रमोशन हो ना हो, कम से कम मैं रिटायर होते होते कम से कम इतना कहलाऊं कि यार मैं आईएएस का बाप हूँ। और वो कैसे ऊपर से वाले ने पूरा किया, ये तो मैंने सारे स्टाफ को बता रखा था भाई कुछ हो ना हो, क्योंकि इंटरव्यू दे चुकी थी। और फिर हम कहते हैं भाई जो भी हो, कम से कम रिटायर होते होते ये चीज आपको मिले। तो प्री जब इनका मेंस निकल गया था और जब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो क्या भरोसा था कि इस रैंक पर आ जाएंगे? एक्चुअल में जस्ट जनवरी में 2 इंटरव्यू थे इसके,
तो यूपीएससी का तो इंटरव्यू था ही, और पीसीएस का भी रिजल्ट आया तुरंत, तो उसमें भी इंटरव्यू के लिए कॉल था इसका। तो जनवरी 12 को इसका पीसीएस का इंटरव्यू था और 18 जनवरी को यूपीएससी का था। दोनों हमने 12 तारीख को यहाँ पे दिलवाया, फिर उसके बाद दिल्ली जाके यूपीएससी का दिलवाया था। तो दोनों में उम्मीद चल रही थी, क्योंकि इसने तैयारी बहुत कर रखी थी, और यहाँ तक कि सेंटर पे हम गए थे दिल्ली में एग्जाम दिलाने इनका, तो कुछ ऐसे ही मीडिया वाले आए तो इसने कहा कि भाई देखो मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तुम आरसीए में आके हमसे इंटरव्यू लें। तो एक पेपर देख के जो बोले बच्चा, तो हमको भी लगा कि हाँ कुछ न कुछ तैयारी उतनी हो गई है इसकी कि ये क्वालिफाई करेगा।